औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मोहम्मद अरसलान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी सीरीज़ का थर्ड लेक्चर आज हाजिर खिदमत है। तो ये चैप्टर अपनी नौयत के हिसाब से इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि आज हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन कॉस्ट के हवाले से, ये सारी ही आपको आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसलिए बहुत केयरफुली इस लेक्चर को समाअत फरमाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट के हिसाब से कितनी कैटेगरीज जो है हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज टू सेपरेट द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन बाय देयर नेचर एंड एलिमेंट। तो हमने इसको 3 कैटेगरीज में, जनरल कैटेगरीज में डाला है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये सर्व करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। बाय फंक्शन अगर बात करें तो जो एक कॉस्ट होती है, कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं 2 मेजर प्रोपोर्शन में। नंबर 1 प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द अदर वन इज पीरियड कॉस्ट। अब व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट? प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर आने वाला जितना भी खर्चा है, आई रिपीट, प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर आने वाला जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में जाता है, प्रोडक्ट का हिस्सा कहलाता है। इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तमाम का तमाम जो एक्सपेंडिचर होता है आपको वो एक्यूमुलेट हो जाता है और वो फिर कैपिटलाइज होता है ओवर द पीरियड। यानी कि ये कहाँ चला जाएगा? ये जितना भी होने वाला खर्चा है वो आपकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के तौर पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और जब आप उस इन्वेंट्री को आगे मार्केट में जाकर सेल करेंगे तो आपके पास से, आप अपने पास से उस इन्वेंट्री को एक्सपेंस आउट करेंगे, कम करेंगे, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है ओवर द पीरियड, आई रिपीट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पीरियड कॉस्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। व्हाट इज पीरियड कॉस्ट? लिखा हुआ है आगे, नाम से जाहिर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कारोबार को चलाने के लिए जितने भी पीरियडिकली एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं आपके। पीरियड कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ ऑफिस आपका है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, उस जगह का, उस वेयर हाउस का रेंट देना है आपने जो पूरा स्टाफ रखा हुआ है, सेल्स के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है, उसके एक्सपेंसेस हैं। देयर आर सो मेनी अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पीरियड कॉस्ट। इसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करते हैं। आपको इनकम स्टेटमेंट की तरफ आपकी अटेंशन ड्रॉ कराते हैं तो वहाँ हम बेसिकली 2 मेजर एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहे होते हैं जिनको हम अपने रेवेन्यू से माइनस करते हैं तो हम अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहला जो खर्चा होता है वो होता है आपकी प्रोडक्ट का, कि आपको वो प्रोडक्ट कितने की पड़ी। तो जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। और उसके अलावा जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ योर ऑपरेशंस, वो सारे के सारे पीरियड कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। तो कॉस्ट अपने नाम से जाहिर है, कॉस्ट की नेचर ही एक्सपेंस की है। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बाय नेचर। अब मजीद हम अगर बात करें आगे तो अब हमारा पीरियड कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, एज वी ओनली एम्फेसाइज्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स कि हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो अब जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम प्रोडक्ट के हवाले से ही चीज़ों को आगे देखेंगे। तो आगे मज़ीद फर्दर हमने इसको कैटेगराइज किया बाय नेचर, तो ये मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है प्रोडक्ट कॉस्ट। एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है और दूसरी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। अब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो ट्रेसेबल होती है,
जो इजीली आइडेंटिफाइबल होती है। इसकी एक मिसाल आपको हम ऐसे दे देते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहां प्लास्टिक वेयर्स बनता है, यानी कि प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं वहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो अगर हम वहाँ की बात करें तो प्लास्टिक की अगर एक चेयर प्रोड्यूस हुई तो उसके अंदर जो लगने वाला प्लास्टिक का मटेरियल है वो सारा का सारा आइडेंटिफाइबल है। तो वो क्या कहला रहा है, उसकी डायरेक्ट कॉस्ट। उसके ऊपर काम कौन कर रहा है, मोल्डिंग मशीन्स के ऊपर काम कौन कर रहा है, लेबर काम कर रही है। उसको फिनिश गुड्स में उस पर्टिकुलर मटेरियल को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए जो लोग उसको यूज़ किए जा रहे हैं, जो लेबर यूज़ की जा रही है, वो डायरेक्ट लेबर कहलाती है। ठीक है, आगे मजीद बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो फैक्ट्री में होने वाला जितना भी छोटा मोटा खर्चा है या फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, आई रिपीट, फैक्ट्री से रिलेटेड, इसके अलावा और दूसरी तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर शामिल है, वो सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है। रिपीट करता हूं अगेन, डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबल होती है, जिसे ट्रेस किया जा सकता है, इजीली आइडेंटिफाइबल होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने यहाँ भी मटेरियल का जिक्र कर दिया, यहाँ भी मटेरियल का जिक्र कर दिया, यहाँ भी लेबर का जिक्र कर दिया और यहाँ भी लेबर का जिक्र कर दिया। तो मैंने आपको रिपीट किया, सिर्फ इन्हीं बेसिस के ऊपर हम इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि मटेरियल की जो हमने आपसे बात की, तो एक वो मटेरियल है जो इसके लिए ट्रेसेबल है, जबकि एक वो मटेरियल होता है जो सपोर्ट तो करता है लेकिन ट्रेसेबल नहीं है। इसकी एक मिसाल ऐसे ले लें कि अब अगर हम इस एक आयरन चेयर के ऊपर अगर इस प्लास्टिक फ्रेम को हम असेंबल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसमें जो रिक्वायरमेंट होगी, कुछ बोल्ट्स वगैरह की, कुछ नट्स की, कुछ स्क्रूज की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सारी की सारी ट्रेसेबल नहीं होती, तो इसलिए वो कहाँ चली जाएगी, इनडायरेक्ट मटेरियल का हिस्सा बन जाएगी। इसी तरीके से एक और इससे रिलेटेड मिसाल ले लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि इससे मज़ीद क्लैरिटी पैदा होगी। अब हम बात कर लेते हैं एक गारमेंट्स फैक्ट्री की। तो गारमेंट्स फैक्ट्री में जो चीज़ मैन्युफैक्चर होती है वो कपड़े बनाए जाते हैं। अब कपड़ों में अगर बात करें तो जो इसका रॉ मटेरियल होता है, जो उसके अंदर फैब्रिक यूज़ किया जाता है, वो उसका मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो उसका फैब्रिक कर रहा है। वो फैब्रिक पूरा अगर आप देखें तो ट्रेसेबल होता है, नज़र आ रहा होता है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल। जबकि अगर बात करें इनडायरेक्ट मटेरियल की, तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, उसके अंदर थ्रेड यूज़ किया जा रहा है, उसके साथ जो बटन्स यूज़ किए जा रहे हैं, ये तमाम की तमाम आइटम्स इनडायरेक्ट मटेरियल का हिस्सा होता है। ठीक है, आगे फिर चलते हैं, डायरेक्ट लेबर की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट लेबर की जैसे हमने अभी बात की आपसे, डायरेक्ट लेबर कौन है कि जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रही है फिनिश गुड्स के अंदर डायरेक्टली, यानी कि अगर हम बात करें जो फैक्ट्री के अंदर हम बात कर रहे थे प्लास्टिक आइटम्स बनाने वाली फैक्ट्री की, वहाँ जो लेबर मशीन्स के ऊपर डायरेक्टली काम कर रही है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रही है किसी एक शेप में, किसी एक आइटम के अंदर, वो सारी उसकी डायरेक्ट लेबर है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं तो जो लोग स्टिचिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर हम बात करते हैं गारमेंट्स फैक्ट्री की, तो जो लोग स्टिचिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो लोग पैकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, ये तमाम के तमाम लोग उसकी डायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। जबकि इनडायरेक्ट लेबर की अगर हम बात करें तो जो सपोर्टिंग रोल दिया जाता है, मिसाल के तौर पे कुछ आइटम्स आपने मंगवाने हैं, कुछ आपने सामान को इधर से उधर शिफ्ट कराना है, यानी कि जो ऑपरेशंस के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर हेल्प दे रहे हैं लेकिन वो डायरेक्टली इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे प्रोडक्शन के ऊपर, वो सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं। जब भी हम किसी प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं और हमने अपनी कोई चीज़ क्रिएट नहीं की है तो हम कुछ राइट्स बाय कर लेते हैं, तो वो जितने भी खर्चे होते हैं वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा होते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल होती है कि हमने अपना कोई
पैटर्न डिज़ाइन किया और पैटर्न हमने किसी का डिज़ाइन शुदा पैटर्न हमने उठा लिया और उसको अब हम उसकी रॉयल्टी पे कर रहे हैं, तो दैट रॉयल्टी विल बी द डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं यहां तक बात क्लियर हुई होगी। आगे फर्दर बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट के अंदर हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर जो बात की है, फैक्ट्री ओवरहेड की बात की है। फैक्ट्री ओवरहेड एक हमारा मिसलिनियस जर्नल अकाउंट है, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं। तो हम बात कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से। तो फैक्ट्री ओवरहेड में आई रिपीट के फैक्ट्री के अंदर होने वाला जितना भी खर्चा है और जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट आपने इंकर्ड की है इन फॉर्म ऑफ मटेरियल, इन फॉर्म ऑफ लेबर, वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा कहलाता है। तो इसके अंदर फैक्ट्री में जितनी मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन, उसके यूटिलिटीज़, उसमें वॉचमैन की जो सैलरी होती है, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट, XYZ A to Z जितनी भी चीज़ें फैक्ट्री के अंदर यूज़ हो रही हैं वो तमाम की तमाम FOH का हिस्सा बनेंगी और आप अपने इनडायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से आपकी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह सीरीज़ के अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, उसमें हम आपके साथ फ्लो ऑफ कॉस्ट को डिस्कस करेंगे, मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको तमाम की तमाम कॉस्ट का फ्लो पता लग जाए और उसकी बुनियाद पे आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।